गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इनकम टैक्स सर्वे। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पता है कि बीबीसी पर दिल्ली के और उनके मुंबई के ऑफिस में आईटी डिपार्टमेंट ने सर्वे किए हैं। तो ये सर्वे एक्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि बीबीसी ने ट्रांसफ़र प्राइसिंग की है और अपने प्रॉफिट्स को डाइवर्ट किया है। अब हमारे लिए दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो सर्वे क्या होता है और एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता क्या है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसमें होता क्या है कि आप क्या करते हो, आप अपनी दो कंपनीज बनाते हो, ठीक है। और एक कंपनी जो दूसरी कंपनी से जो चार्जेस लेती है गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो बेसिकली मैं क्या करूँ, अगर मेरे को लगता है कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन रहा है और मेरी जो कंपनी है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, तो मैं एक ऐसे ही छोटी सी कंपनी बना देता हूँ और उस कंपनी से कोई पर्टिकुलर सर्विस जो है वो लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ मार्केट में से वो सर्विस लेना। और उस पर्टिकुलर सर्विस के मैं जो है चार्जेस उसको 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना मार्केट प्राइस, कोई भी आर्बिट्रेरी प्राइस पर जो है वो उसको जो है वो पे करता हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या कि मैं अपने प्रॉफिट्स को वहाँ पर डाइवर्ट कर लूँगा दूसरी कंपनी में, जहाँ पर जो है वो सीलिंग लिमिट अभी तक क्रॉस नहीं होगी। जितनी एग्जाम्पशन लिमिट मेरे को टैक्स से मिलेगी, उससे क्या होगा कि मैं अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड कर लूँगा और मुझे टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा या फिर देना ही नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। जो आप क्या करते हो, ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हो जिसका कोई मार्केट प्राइस से भी बहुत ज़्यादा रेट पर आप कर लेते हो, आर्बिट्रेरी रेट पर कर लेते हो, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सको। इसी के लिए जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 92F में कि आर्म्स लेंथ अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब जो आप मार्केट प्राइस, जो मार्केट में आप जो है ट्रांजैक्शन का जो आप प्राइस दोगे, वही ट्रांजैक्शन का प्राइस आपको अपनी सिस्टर कंपनी को भी देना होगा, से भी लेना होगा, ठीक है। इसका मतलब, अगर समझ लो मैं एक आईटी सर्विसेज लेता हूँ मार्केट में, जिस रेट पर मैं मार्केट से मुझे वो आईटी सर्विसेज मिलेगी, उसी रेट पर मुझे अपनी सिस्टर कंपनी से भी आईटी सर्विसेज जो है वो लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं इससे ज़्यादा पैसे से ले रहा हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अज्यूम करेगा कि मैं जानबूझकर अपना प्रॉफिट वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीबीसी ने यही किया है। बीबीसी ने जो है, कहा जा रहा है, एलिगेशंस यही हैं कि उन्होंने अपनी सिस्टर कंपनी से जानबूझकर बहुत हाई रेट पर जो है वो पर्टिकुलर जो है सर्विसेज ली हैं, ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सकें। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स सर्वे और इनकम टैक्स सर्च में फ़र्क क्या होता है। इनकम टैक्स सर्वे जो है वो एक माइल्ड फॉर्म होता है। मतलब आप इन्फॉर्मेशन, जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि कोई हिडन या अनडिस्क्लोज्ड इनकम तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। और ये सिर्फ सर्च जो है वो, आई एम सॉरी, ये सर्वे सिर्फ बिजनेस प्रेमिसेस में किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ वर्किंग आवर के टाइम पर। आईटी डिपार्टमेंट जो है वो कैश बुक आपकी देख सकता है, अकाउंट्स देख सकता है, डॉक्यूमेंट, स्टॉक, कोई भी जो है वो आपके, अगर उनको लग रहा है कि अकाउंट्स देखने की ज़रूरत है तो वो देख सकते हैं। वेयरएस जो इनकम टैक्स सर्च होती है, जिसको हम अपनी भाषा में रेड भी कहते हैं, जबकि रेड वर्ड जो है वो कोई डिफाइन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, उसको हम सर्च कहते हैं असल में। तो आईटी सर्च जो है वो सेक्शन 132 में डिफाइंड है। इसमें किसी भी बिल्डिंग, इवन रेजिडेंशियल प्लेसेस को भी जो है वो टैक्स इवेजन के केसेस में जो है वो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो सर्च कर सकता है। और ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में या बिल्डिंग में जो है वो आईटी डिपार्टमेंट उसमें एंटर कर सकता है, अगर उनको लग रहा है कि कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम या प्रॉपर्टी पड़ी है, जैसे कि मनी, बुलियन या गोल्ड। अब डिफरेंस क्या है सर्च और सर्वे में? सर्वे माइल्डर फॉर्म है, ठीक है। सर्वे को सिर्फ बिजनेस आवर्स में कंडक्ट किया जा सकता है, जबकि सर्च जो है वो किसी भी टाइम पे कंडक्ट की जा सकती है। सर्वे सिर्फ बिजनेस प्रीमिसेस में ही कंडक्ट किया जा सकता है। जो सर्च होती है वो किसी भी, चाहे इवन रेजिडेंशियल प्लेसेस पे भी कंडक्ट की जा सकती है, ओनर के, प्रमोटर के घर पे भी कंडक्ट की जा सकती है, अगर वो पर्टिकुलर बिजनेसेस में ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स की वायलेशन हो रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। गवर्नेंस और जो है सिक्योरिटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली 4800 करोड़ रुपीज़ में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को जो है मंजूरी दे दी है। और इंडिया के जो नदर्न बॉर्डर है, वहाँ पर ये बॉर्डर विलेजेस को कवरेज दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के जो हैं रीजन्स में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड विलेज स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की जाएगी इन विलेजेस की, ताकि इनके इधर के लोगों को जो है वो एनकरेज किया जा सके कि वो अपनी नेटिव लोकेशंस में ही रहें, वो वहाँ से छोड़कर ना जाएं। इससे क्या होगा, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएंगे, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ऑल वेदर रोड, ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी सर्विसेज जो हैं इन वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस में दी जाएंगी। ग्राम पंचायत जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी असिस्ट करेंगी इस प्रोग्राम के अंदर। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑलरेडी एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम होगा वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है वो ओवरलैप नहीं करेगा, ये एक सेपरेट प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। एयर इंडिया बोइंग एयरबस डील इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ऑर्डर्स में से एक 250 प्लेन्स जो हैं वो यूरोप के एयरबस को, 220 प्लेन्स बोइंग कंपनी ऑफ यूएस को जो है ऑर्डर दिया है। एयर इंडिया की करंट फ्लीट 140 एयरक्राफ्ट्स है, तो ये 470 एयरक्राफ्ट जो है जब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो एयर इंडिया की जो है फ्लीट कंसिडरेबली 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी। और ये ऑर्डर क्योंकि इतने बल्क में दिए गए हैं तो उनको ऑफ कोर्स एयर इंडिया को काफ़ी डिस्काउंट भी मिला होगा इसके लिए। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है इस ऑर्डर की? वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन में चल रही हैं, तो काइंड ऑफ अ लीज ऑफ लाइफ दिया है इस ऑर्डर ने उनकी इकोनॉमीज़ को, क्योंकि इस इकोनॉमी से जैसे अगर हम यूएस में देखें तो यूएस प्रेसिडेंट के मुताबिक ओवर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी यूएस की 44 स्टेट्स में। ठीक है, तो इंडिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है वो इस ऑर्डर के थ्रू जो है वो और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है। अगर हम देखें इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री, तो इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, 3rd लार्जेस्ट है नेक्स्ट 10 ईयर्स में 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। नंबर ऑफ़ एयरप्लेन्स भी जो हैं वो 1100 के आसपास पहुंच जाएंगे साल 2027 में। इंडिया का पैसेंजर ट्रैफिक जो है अगर हम इस साल के मुताबिक देखें तो वो 15 करोड़ है, और इंडिगो एयरलाइंस जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है जिसका 55% मार्केट शेयर है। इंडियन एयरपोर्ट्स में या इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर में 100% एफडीआई और ऑटोमेटिक राउट में जो है वो अलाउ की गई है गवर्नमेंट द्वारा, और इंडिया 220 न्यू एयरपोर्ट 2025 तक ऐड करने का प्लान कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अपने एमसीएलआर को 15 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। अब ये होता क्या है, बेसिकली ये एमसीएलआर वो रेट है जो एक मिनिमम रेट है, इससे नीचे कोई भी बैंक जो है वो मनी लैंड नहीं कर सकता। इसको बैंक्स जो है वो इंटरनली डिसाइड करते हैं, आरबीआई इनके ऊपर फोर्स नहीं करता है। और ये पहले जो बेस स्ट्रक्चर होता था, बेस रेट स्ट्रक्चर, उसको रिप्लेस करके 2016 में आरबीआई जो है ये एमसीएलआर मेथडोलॉजी लेकर आया। एमसीएलआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कितना है उस बैंक का, नेगेटिव कैरी ऑन कोई कैश रिजर्व रेशियो तो नहीं है, और अगर है तो कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी है, टेन्योर का प्रीमियम कितना है, तो इसके बेसिस पर ही आपके लोन का रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है। एमसीएलआर और बेस रेट में फ़र्क क्या है? एमसीएलआर बेसिकली बेस रेट का ही एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन एमसीएलआर जो है वो रेपो रेट के ऊपर जो है आरबीआई जो डिसाइड करता है, रेपो रेट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग। ये टॉपिक आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। इसका जो है थीम होगा वो है प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। खजुराहो के बारे में देखें तो ये एंशंट सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चंदेल डायनेस्टी ने 950 और 1050 एडी के बीच में इसको बनाया, नगर स्टाइल आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। इसमें हिंदू और जैन दोनों तरह के टेम्पल्स लोकेटेड हैं या मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड हैं। 85 टेम्पल्स इस जगह पर लोकेटेड है खजुराहो में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडो
तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आईटीबीपी को कि 7 मोर बटालियंस जो है वो रेज करने का फैसला लिया है विद रिस्पेक्ट टू चाइना बॉर्डर। तो आईटीबीपी जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है जिसको 1962 में रेज किया गया था। पहले तो इसको सीआरपीएफ एक्ट के अंदर ही बनाया गया था, लेकिन 1992 में इसके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही इसको जो है वो ऑफ कोर्स गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रेरिया टाइगर रिजर्व एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक 4 डे बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पेरिया टाइगर रिजर्व में, और 231 स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है वो पेरिया टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। पेरिया टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट्स में केरला के लोकेटेड है। टाइगर रिजर्व इसको 1978 में बनाया गया। रिवर पेरियार के नाम पर इसका नाम पड़ा है। पाम्बा और पेरियार ये 2 नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। यहाँ की मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में मनान्स और पेलियान्स हैं। 171 स्पीशीज़ ऑफ यहाँ पर ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नीलगिरी तहर यहाँ पर उसका एल्यूसिव हैबिटेट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, थ्वाइट्स ग्लेशियर। ये भी इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर को स्टडी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वार्म वाटर जो है वो थ्वाइट्स ग्लेशियर के वीक स्पॉट्स पर जो एंटर कर रहा है, जिससे कि जो है वो मेल्टिंग और तेज़ी से बढ़ेगी। थ्वाइट्स ग्लेशियर क्या है, जिसको हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं। वर्ल्ड के जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है, रादर सबसे बड़ा ही ग्लेशियर है, वेस्ट अंटार्कटिका में लोकेटेड है। जितना ग्रेट ब्रिटेन का साइज़ है उतना बड़ा एक ग्लेशियर है। 120 किलोमीटर वाइड है अपनी ब्रॉडेस्ट सेंस में, और ये धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से जो है ये ओशन में जो है वो अपनी आइस को लूज़ कर रहा है। 50 बिलियन टन्स ऑफ आइस जो है ये ईयरली जो है वो लूज़ करता है, और लगभग इससे 4% जो है वो एनुअल सी लेवल राइज हो रहा है। इसमें इतनी ज़्यादा आइस है या इतना ज़्यादा वाटर इसमें स्टोर है कि ये ग्लोबल सी लेवल जो है वो 65 सेंटीमीटर्स तक बढ़ा सकता है। और ये पिछले अगर हम 1990s से देखें तो ये लगभग 14 किलोमीटर रिट्रीट हो चुका है, मतलब मेल्ट हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is income tax survey. This topic is important for your economy section and your governance section both. So income tax department has been continuing with its surveys at BBC in Delhi and Mumbai, because BBC has alleged to be violated the transfer pricing, and it has diverted its profits between its sister companies. So what is the concept of type transfer pricing? So this is important for your economy section. So you know that it's an accounting practice in which, what if I have derived a lot of profits in India, but I want to pay less taxes. What I would do is I would open a sister company and I would start taking goods or services from them at a very high rate. Okay, it would be a very arbitrary rate. So let's suppose that I want to have IT services. So instead of taking them from the market, I would take these IT services from my sister company at 5 times rate or 10 times rate, just to make sure that I would transfer more and more of my income to this particular company, so that we can divert the profit to that company and pay less tax by myself. Okay, this is what we call transfer pricing. So what is arm's length agreement arrangement that BBC has violated? So as per section 292F of Income Tax Act, you have to treat, or you have to pay the same amount of money to your sister company for any goods and services that you pay at the market rate. Okay, so you cannot just arbitrarily pay more than that, because any rate that you pay in a more than the market rate, income tax department would assume that you have done deliberately to evade profits. Okay, now let us see what is IT survey and what is IT search. So IT survey is basically conducted to collect information on hidden or undisclosed income and property. It allows the IT authority to enter only a business premise and not a residential premise, unlike in a IT search. So it is basically done to verify cash, books of accounts, documents, stock, and place marks of identification.
Whereas IT search, we colloquially we call it a rate, IT rate, but the term IT rate is not valid because it is not anywhere defined in the Income Tax Act. Whereas the term search is being used under the Act, which involves inspection of buildings, places of business, or even residential buildings of the promoters in case the income tax department knows or feels that there has been tax evasion. So, IT department can carry out a process of inspection by entering any and searching any building under the IT search. What is the difference between a search and a survey? So, surveys basically are milder form of search operations. Surveys can only be conducted during business hours, whereas searches can be conducted at any time. Surveys can only take place on the business premises, and searches can be conducted at any premises, either business or residential. So the next topic is Vibrant Villages program. This topic is important for your governance and security section both. Union Cabinet has recently approved allocation of 4,800 crores for the center's Vibrant Villages program. The program aims to enhance the comprehensive development of these villages on the northern border. It will cover border areas of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, with Sikkim and Ladakh. And the aim is to basically encourage people to stay at their native place because they would be provided vital infrastructure and there would be creation of livelihood opportunities for them. So what are the plans? So of course, all weather road, drinking water, 24/7 electricity, mobile connection, internet connectivity, all would be done or would be given to them so that they do not leave their homes or their native villages on near the borders. Gram panchayats will also be assisting the district administration in this particular program, and government has clarified that this Vibrant Villages program will not be an overlap with the border area development program, which is already undergoing under the Ministry of Home Affairs. So the next topic is Air India Boeing Airbus deal. This topic is important for your economy and international relations topics both. So Tata Group owned Air India has recently placed a 470 planes mega order with Europe's Airbus and Boeing company. So Air India's current fleet is about 140 aircrafts, and with this addition of 470 aircrafts in the near future, Air India would of course considerably increase its size, more than three times rather. So, because these orders are made in bulk, Airbus and Boeing must have given them a huge discount, and there is also a strategic angle to it. Western economies are currently in the midst of an economic slowdown, and we have this Russia Ukraine situation where Western economies have been alleging that we are buying Russian oil and we are getting pro Russia, we are buying defense aircraft from them or defense equipment from them. So we have basically done this balancing here. So at the time when India is the G20 president, this order would also add strategic value to our presidency. So this will have also have strategic value to because we are going to create so many jobs in the Western countries. Like the US president has accepted that this deal will generate over 1 million jobs across 44 US states. The similar is will be happening in the UK because UK company Rolls-Royce is the engine maker for Airbus, and this is how this Airbus would also be as facilitating this job creation in UK. So if we look at the aviation industry of India, it is the seventh largest currently in the world, and it is going to be the third largest in the next 10 years. Number of airplanes is also going to reach 1,100 in by 2027. The passenger traffic at India stood at about 15 crore this year, and Indigo Airlines is the largest airline company in the world in India, and it has the highest market share in the country. 100% FDI is allowed in under automatic route in the civil aviation sector of India, and India is also aiming to have at least 220 new airports by 2025. So the next topic is marginal cost of fund based lending rates. This topic is again important for your economy section. Recently, SBI
Bank of Baroda, and Indian Overseas Bank have raised their MCLR by 15 basis points. So, what is marginal cost of funds based lending rate? So, it's a minimum interest rate below which no bank is permitted to lend money. So, it is determined by banks internally. RBI does not force it, but banks have to calculate it themselves. It depends upon bank to bank based upon these four components called the marginal cost of fund, negative carry on account of any CRR, operating cost, and the tenor premiums. That's why the interest rates that banks charge you vary separately. So, so it has replaced the base rate structure which existed during since 2010, and now this MCLR based lending has replaced the base rate structure since 2016. So what is the difference between MCLR and base rate? MCLR is basically an advanced version of base rate, but MCLR depends upon the repo rates which are changed by the RBI time to time, but base rates did not depend upon the same. So the next topic is G20 Culture Group Meeting. This topic is important for your international relations and your art and culture section. Ministry of Culture is going to organize this first G20 Culture Group Meeting at Khajuraho in Madhya Pradesh. The theme for the same is protection and restitution of cultural property. What is Khajuraho? It's an ancient city. It is also a UNESCO World Heritage Site. It was built by Chandel dynasty between 950 and 1050 AD. The monuments here are built in Nagar style architecture. These monuments include Hindu and Jain monuments, and according to the historical records, there were about 85 temples in the temple site of Khajuraho. So the next topic is Indo-Tibetan Border Police. So this topic is important for your security section. Cabinet Committee on Security has recently approved the raising of 7 new battalions for ITBP. ITBP is a Central Armed Police Force, and it is a specialized mountain force which was raised in 1962 after, of course, the Sino-Indian War. And ITBP was initially raised as part of CRPF Act, but in 1992 it got its separate legislation. It, of course, functions under the Ministry of Home Affairs. So the next topic is Periyar Tiger Reserve. This topic is important for our environment section. A 4-day bird survey has been conducted by the Forest Department and it has identified about 231 species of birds in the Periyar Tiger Reserve. It is located in Western Ghats of Kerala. It was declared a tiger reserve in 1978, and it got its name from the river Periyar, which flows through this tiger reserve. Two main rivers basically flow through this reserve, Pamba and Periyar, and it is home to many tribal communities, including the Manans and Palyans. There are more than 171 species of grasses here, and also the most important fauna here is the elusive tiger Nilgiri tahar. So the next topic is Thwaites Glacier. This topic is important for your environment section. So scientists who are studying Antarctica's Thwaites Glacier have said that warm water is seeping into the weak spots and it is worsening melting in this particular glacier, which has been caused by rising temperatures. So Thwaites Glacier is also known as the Doomsday Glacier because it is the largest one, of course, and it is a fast moving glacier in West Antarctica which covers an area roughly the size of Great Britain. It is almost 120 km wide at its broadest, and it is rapidly losing ice to the ocean because of climate change. It has lost about it loses about 50 billion tons of ice each year, and it contributes to about 4% of annual sea level rise. It has so much water that it can raise global sea levels by 65 centimeters if, of course, melted completely. It has retreated by about 14 kilometers since the late 1990s. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.